हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। पिछली बार हमने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री का ये टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं अब। प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है। तो भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद माना जाता है प्रधानमंत्री का पद। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। जितने भी सरकार के कार्य होते हैं उन कार्यों का संसद के प्रति जवाब देना होता है प्रधानमंत्री को। संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राज प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। तो संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राज प्रमुख तथा शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है, अर्थात राज प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को अलग अलग रखा गया है। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रधानमंत्री का पद है वो संघ के शासन का प्रमुख पद होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के वर्चस्व एवं महत्व का सबसे अहम कारण है उसके पदाधिकारियों को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री के महत्व का सबसे अहम कारण क्या है? उस प्रधानमंत्री के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है, यानी प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 74 में है। और ये निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 75 यह स्थापित करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही देगा। यानी मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही देगा। अतः संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि जहाँ संवैधानिक कार्यकारी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, क्या है कि संवैधानिक कार्यकारी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, परंतु क्योंकि इन संबंधों में भारत के राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार कार्य करता है, अतः वास्तविक रूप से इन कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। तो कार्यकारी शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप से उन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इन विधानों द्वारा संविधान ही स्थापित करता है। विधान मतलब जो कानून है, इन विधान मतलब नियम। तो इन विधानों द्वारा संविधान ये स्थापित करता है कि भारत के प्रमुख राज प्रमुख होने के नाते, भारत के राज प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति पर निहित सारी कार्यकारी अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही किया करेंगे। तो इन विधानों द्वारा संविधान ये स्थापित करता है कि भारत के राज प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति पर निहित सारी
सारे कार्यकारी अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री किया करेंगे। तो प्रधानमंत्री इन कार्यों को अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तथा अनुच्छेद 75 द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन। तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में, मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में, तथा उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद का गठन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से सुनिए कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तो मंत्रिपरिषद का गठन होगा, मंत्रियों की नियुक्ति होगी, मंत्रियों को उनके कार्यभार सौंपे जाएंगे। बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान प्रधानमंत्री को पूरी खुली छूट प्रदान करता है। मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान प्रधानमंत्री को पूरी छूट प्रदान करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकता है। प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकता है, निकाल सकता है, नियुक्त कर सकता है या निलंबित करवा सकता है। ये देखो कितनी अच्छी पावर है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकता है, निकाल सकता है, नियुक्त कर सकता है या निलंबित करवा सकता है। क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, अतः इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की पसंद के लोगों द्वारा निर्मित होती है। तो ये कथन और स्टेटमेंट उसमें आ सकता है, रीजन और स्टेटमेंट में ये पूछा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें वे अपनी पसंदानुसार कभी भी फेर बदल कर सकता है। साथ ही मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार प्रदान करना भी पूर्णतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता है। किस मंत्री को कौन सा कार्यभार प्रदान करना है, इसकी इच्छा भी, ये कार्य भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। वे अपने मंत्रियों में से किसी को भी कोई भी मंत्रालय या कार्यभार सौंप सकता है, छीन सकता है या दूसरा कोई कार्यभार या मंत्रालय सौंप सकता है। इन मामलों से संबंधित मंत्रियों से सलाह मशवरा करने या उनकी अनुमति प्राप्त करने प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनिए कि इन मामलों से संबंधित मंत्रियों से सलाह मशवरा करने, उनकी अनुमति प्राप्त करने प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो मंत्रियों से सलाह मशवरा कर सकता है, उनसे अनुमति प्राप्त कर सकता है। वैसे अनुमति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपनी सुविधा अनुसार अनुमति ले सकता है और इसमें संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं, संविधान में कोई बाध्यता इसमें नहीं दर्शाई गई है। बल्कि मंत्रियों व मंत्रालयों के विषय में पूर्व कथित भी कहा हुआ, पूर्व कथित यानी पूर्व में भी कहा हुआ, किसी भी मामले से संबंधित मंत्री या मंत्रियों की सलाह या अनुमति प्राप्त करने की प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वे कभी भी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकता। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता, प्रधानमंत्री मंत्री को कहता है
कि तुम इस्तीफा दे दो और मंत्री कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो वह राष्ट्रपति से कहकर उसे पद से निलंबित करवा सकता है। वह राष्ट्रपति से कहेगा कि इसको निलंबित कर दो, निकाल दो, मेरी बात नहीं मान रहा है ये। अब आप आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राज्य के विभिन्न अंगों के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्य राज्य के सारे विभागों एवं अंगों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना है। राज्य के जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी अंग हैं, उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना प्रधानमंत्री का काम होता है। सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाना, यानी सरकार के विभिन्न विभाग हैं और जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना तथा विभिन्न विभागों को निर्देशित करना भी उनका काम है। तो क्या क्या काम है? विभागों एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाना, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करना, विभिन्न विभागों को निर्देशित करना प्रधानमंत्री के काम है। और भी हम कार्य देखेंगे प्रधानमंत्री के। मंत्रालयों और विभागों के बीच प्रशासनिक मतभेद सुलझाना, मंत्रालयों एवं विभागों के बीच प्रशासनिक मतभेदों को सुलझाना एवं अंतिम निर्णय लेना भी उनका काम है। कितनी अच्छी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि विभागों एवं मंत्रालयों के बीच जो प्रशासनिक मतभेद है उनसे संबंधित अंतिम निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि कथन के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन के अलावा सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा भी सरकारी तंत्र पर प्रधानमंत्री का अत्यधिक प्रभाव एवं पकड़ होती है। शासन एवं सरकार के प्रमुख होने के नाते कार्यकारिणी की तमाम नियुक्तियां वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। यानी कार्यकारिणी जो समितियां होती हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री करता है। सारे उच्च स्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमंत्री अपने पसंद के ही नियुक्त करता है। जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री अपने पसंद के अनुसार उन्हें नियुक्त कर सकता है। इन नियुक्तियों में उच्च सलाहकारों तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालय के उच्च अधिकारी समेत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि सब शामिल है। तो देखो, इन नियुक्तियों में जो प्रधानमंत्री अपनी पसंद से जो नियुक्तियां कर सकता है अधिकारियों की, उन अधिकारियों में देखो कौन कौन शामिल है। एक बार हम फिर से देखते हैं। इन नियुक्तियों में उच्च सलाहकार तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के उच्च अधिकारी समेत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग अधिपति, अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि भी सब शामिल है। यानी प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से कहे कि इस राज्य के राज्यपाल को, इस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं चुनना है, तो राष्ट्रपति उसको राज्यपाल नहीं बनाएगा। इतनी चलती है प्रधानमंत्री की। तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की चलती है। यह सारे उच्च स्तरीय नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये जितनी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन करता प्रधानमंत्री की सलाह पर है। अतः कह सकते हैं प्रधानमंत्री की चलती है। यानी ये एक प्रकार से कह सकते हैं वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री इनकी सलाह नियुक्ति करता है। अब आगे देखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रालयों के आवंटन के अलावा, ये तो हम देख चुके हैं, मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रालयों के आवंटन हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा
मंत्रिमंडल की सभाएं, कैबिनेट की गतिविधियां और सरकार की नीतियों पर भी प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रमुख एवं नेता होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रमुख एवं नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वे संसद एवं अन्य मंचों पर मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सभाओं की अध्यक्षता करता है। तो बताइए, मंत्रिमंडलीय सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तथा इन बैठकों की कार्यसूची तथा चर्चा के अन्य विषय वो ही तय करता है। यानी बैठकों की कार्यसूची एवं चर्चाओं के जो विषय होते हैं वो प्रधानमंत्री ही तय करता है। कैबिनेट बैठकों में उठने वाले सारे मामले व विषय सूची प्रधानमंत्री की स्वीकृति एवं सहमति से ही निर्धारित किए जाते हैं। कैबिनेट में जितने भी मामले हैं, जितने भी विषय सूची हैं, वो प्रधानमंत्री की स्वीकृति एवं सहमति से ही निर्धारित होते हैं। कैबिनेट की बैठकों में उठने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर या नामंजूर करना, कैबिनेट की बैठकों में उठने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर या नामंजूर करना प्रधानमंत्री की इच्छा पर होता है। हालांकि चर्चा करने और अपने निजी सुझाव व प्रस्तावों को बैठक के समक्ष रखने की स्वतंत्रता हर मंत्री को है। यानी अपने सुझाव बैठक के समक्ष अपने प्रस्तावों को रखने की स्वतंत्रता तो हर मंत्री को है, परंतु अत्यंत वही प्रस्ताव या निर्णय लिया जाता है जिस पर प्रधानमंत्री की सहमति हो और निर्णय पारित किए जाने के पश्चात उससे पूरे मंत्रिपरिषद का अंतिम निर्णय माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री ने निर्णय दे दिया है तो समझ लो पूरी मंत्रिपरिषद ने अपना अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। और सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के उस निर्णय के साथ चलना होता है।